दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लैपटॉप में एसएसडी और रैम बढ़ा लेने से क्या रियल में स्पीड बढ़ती है या नहीं। देखिए दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे आपकी कोई फाइल है, वो 500 MB की है और उसको और वो अगर आपके कंप्यूटर में 2 GB या 4 GB रैम लगी हुई हो, तो उस हिसाब से आपके कंप्यूटर में जैसे 1 GB रैम है या 2 GB रैम है, तो 500 MB की फाइल उसको सिर्फ 1 GB तक ही यूज करेगी, 2 GB तक उसको यूज नहीं करेगी। और अगर उससे ज्यादा भी अगर यूज कर रही है, जैसे आप एडोब फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ वगैरह में डिजाइनिंग करते हैं या फिर एडोब फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमेशा आपकी जो रैम होगी वो हमेशा 1 GB तक यूज करेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 GB तक जाएगी। तो इसलिए आपको 4 GB नॉर्मल वर्क के लिए बिल्कुल एफिशिएंट है और आपको 4 GB से ज्यादा रैम लगाने की जरूरत नहीं है नॉर्मल वर्क में। हाँ, अगर आप बहुत ही ज्यादा हाई एडिटिंग करते हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप में हाई एडिटिंग होती है, रेंडर करते हैं वीडियो को, या रेंडर तो आप करते ही होंगे, पर रेंडर हाई रेंडरिफिकेशन होता है, जैसे अलग अलग इफेक्ट्स इधर से उधर लगा के डालने होते हैं, तो वो उसमें आपको ज्यादा रैम की डिमांड आती है। तो आपको उसके लिए 8 GB रैम लगानी पड़ेगी या 16 GB तक जाना पड़ेगा। 16 GB तक रैम में आपका पूरा काम हो जाएगा। उससे ज्यादा रैम दोस्तों आपको लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एडिटिंग। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो 8 GB टू 16 GB रैम लगा लीजिए। उससे ज्यादा रैम लगाने की आपको गेमिंग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे कई मदरबोर्ड आते हैं जिसमें 8-8 स्लॉट या फिर 6-6 स्लॉट आते हैं रैम्स के, पर हमको उसका यूज नहीं होता, क्योंकि अगर हम लगाएं भी रैम तो 16-16 की 2 GB, 16-16 की 2 रैम लगाएंगे भी तो 32 GB हो जाएगी। 16-16 की 2 रैम लगाएंगे तो भी 32 GB हो जाएगी दोस्तों। और हम इससे ज्यादा रैम लगाएंगे भी नहीं, 32 GB से ज्यादा रैम तो कोई लगाता भी नहीं है। लगाने वाले लगाते हैं, पर 16 GB 32 GB रैम बहुत हो जाती है, ये भी ज्यादा है काफी। 16 GB रैम मोर डेट इनफ है। आपको 16 GB रैम से ज्यादा रैम नहीं लगानी चाहिए। और आपका एक और सवाल है था, मैं आपको बता दूं कि आप मदरबोर्ड लेते समय आपको ये सवाल हमेशा आता होगा कि हम गेमिंग मदरबोर्ड लें या फिर सिंपल मदरबोर्ड लें, नॉर्मल मदरबोर्ड। अगर आप नॉर्मल मदरबोर्ड लेते हैं तो उसमें भी वही फीचर रहेंगे। गेमिंग मदरबोर्ड में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं, जैसे आप गेमिंग मदरबोर्ड में अपना जो प्रोसेसर रहता है उसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। और ओवरक्लॉक करने के बाद आपको उसमें फिर भी एक दिक्कत रहती है कि ओवरक्लॉक करने के बाद आपको अपने प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड दोनों में से किसी को भी, जिसको आप ओवरक्लॉक करते हैं, उसके लिए आपको उसके लिए कूलिंग सबसे अच्छी रखनी पड़ेगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा फैन लगाने पड़ेंगे या कूलिंग एकदम सॉलिड रखनी पड़ेगी। जैसे एयर कूलर्स आते हैं, सॉरी लिक्विड कूलर्स आते हैं, तो आपको लिक्विड कूलर लगाने पड़ेंगे अपने कंप्यूटर में। जैसे अलग अलग पाइप्स आते हैं, उसमें आपने देखे होंगे कई जगहों पे कि कंप्यूटर में, सॉरी सीपीयू में क्या बोलते हैं, कई लोगों के पाइप्स लगे हुए होते हैं, तो उन्हें ही लिक्विड कूलर बोलते हैं। उसके अंदर पाइप होते हैं जिसमें से उसको लिक्विड से कूलिंग मिलती है, और वो सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है। मगर लिक्विड कूलिंग में भी एक दिक्कत है कि उसका कोई कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद आपको लिक्विड कूलिंग की जो लिक्विड होता है वो चेंज कराना पड़ता है। और वो यूज चेंज हो भी जाता है कई बार, नहीं तो नहीं होता है, तो आपको यूज एंड थ्रो होता है वो, आपको उसको फेंक के नया लेना पड़ेगा दोस्तों, लिक्विड कूलर। तो इसके बारे में यही जानकारी थी। और आपको मैं नॉर्मल मदरबोर्ड के बारे में बता दूं, नॉर्मल मदरबोर्ड भी अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गेमिंग मदरबोर्ड ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस देगा या फिर नॉर्मल मदरबोर्ड कम परफॉर्मेंस देगा। नॉर्मल मदरबोर्ड भी उतनी परफॉर्मेंस देगा, बस उसमें फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं दोस्तों गेमिंग मदरबोर्ड में। बाकी नॉर्मल मदरबोर्ड भी अच्छे होते हैं, भले आप इंटेल में जाइए या एएमडी में जाइए। एएमडी के भी काफी सारे और इंटेल के भी काफी सारे मदरबोर्ड आते हैं जो बहुत बेहतरीन होते हैं अपने अपने जगह। आप राइजन 3 या राइजन 5 और राइजन 7, राइजन 9, इन सब मदरबोर्ड को भी प्रिफर कर सकते हैं। ये सारे मदरबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेंगे, और आपको अपने काम के हिसाब से मदरबोर्ड लेना है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रैम लेते समय आप हमेशा ये चीज चेक करें कि रैम कितने मेगाहर्ट्ज की है।
रैम अलग अलग मेगाहर्ट्ज की आती है, 1600 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, अच्छा सॉरी 3200 मेगाहर्ट्ज। इसमें से आपको 3200 मेगाहर्ट्ज या उससे ज़्यादा की मिल रही हो तो और भी अच्छा है, पर 3200 मेगाहर्ट्ज कम से कम लेनी चाहिए। पर उससे पहले आपको अपने मदरबोर्ड को चेक कर लेना चाहिए। गूगल पे जाके आप अपने मदरबोर्ड को चेक कर सकते हैं कि कितने तक रैम फ्रीक्वेंसी वो सपोर्ट करता है आपका मदरबोर्ड। जितने तक आपका मदरबोर्ड रैम फ्रीक्वेंसी सपोर्ट करता है उतने तक आपको रैम फ्रीक्वेंसी का रैम लेना चाहिए, या उससे कम का थोड़ा लेना चाहिए। आपका जिस हिसाब से बजट हो उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप जितने फ्रीक्वेंसी का लास्ट आपके मदरबोर्ड में दिखाएगा, मतलब गूगल पर दिखाएगा, उतने तक का आप रैम ले सकते हैं और अपने रैम लैपटॉप या कंप्यूटर को फास्ट बना सकते हैं। और बात आती है अगर एसएसडी की, तो एसएसडी की बात आती है तो एसएसडी में एक फ़ायदा होता है, एक नहीं कई फ़ायदे हैं, कि आपके एप्लीकेशन जल्दी ओपन होते हैं। और जिस एप्लीकेशन को आप हार्ड ड्राइव में ओपन करते हैं उसमें 10-15 सेकंड लगते हैं, तो एसएसडी में सिर्फ 5-6 सेकंड लगेंगे ओनली ओपन होने में। और आपका बूट भी विंडो बूट या 11 10 या 10 11 7 जो भी आपने विंडो डाल रखी होगी वो भी बहुत जल्दी होगी बूट। और हार्ड ड्राइव में टाइम लगेगा थोड़ा उससे एसएसडी के मुकाबले, और एसएसडी काफ़ी फास्टर रहती है हार्ड डिस्क से, क्योंकि उसमें कोई डिस्क नहीं होती। मैंने आपको पहले भी बताया था ये चीज़, मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ कवर की थी कि हार्ड डिस्क में एक डिस्क होती है जो रोटेटेबल होती है, और एसएसडी में कोई डिस्क नहीं होती। इसका सारा रीड राइट स्पीड बहुत अच्छी होती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती आपको। और हार्ड डिस्क खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं बाद में, जैसे ही 5-6 साल हो जाते हैं उसके बाद हार्ड डिस्क खराब होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि हर किसी की नहीं होती है, वो आपके यूज़ के ऊपर है, पर एसएसडी कभी भी खराब होने के चांसेस नहीं रहते। रहते हैं, कई बार हो जाती है, पर बहुत कम चांसेस रहते हैं एसएसडी खराब होने के। और एसएसडी में आप आराम से अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और जल्दी से कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, और ये बहुत फास्ट होती है। और एसएसडी भी दो तरीके की आती है, M.2 और NVMe M.2 और SATA एसएसडी, जिस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो एसएसडी आती हैं। तो इन एसएसडी में से आपको NVMe M.2 का अगर आपके मदरबोर्ड में स्लॉट हो तो आपको वो ही लेनी चाहिए, और वो सबसे बेस्ट एसएसडी रहती है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रैम बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर आपका प्रोसेसर लो एंड है, ड्यूअल कोर कोर है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कितनी भी रैम बढ़ा लें, आपका कोई कंप्यूटर में परफॉर्मेंस में ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड है वो लो एंड है। इससे अच्छा आपको थोड़ा सेव करके अपना ग्राफिक कार्ड और या फिर प्रोसेसर अपग्रेड कर लेना चाहिए। ज़्यादातर आपको ग्राफिक कार्ड पे फोकस देना चाहिए। अगर आपका डुअल कोर कोर वो भी है प्रोसेसर, तो उसके साथ आप ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि वो बॉटल नेक करेगा फिर। पर अगर आपके पास अच्छा पीसी है, जैसे आपके पास हो गया Ryzen 5 हो गया, Ryzen 7 हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, तो उसमें आपको अगर रैम की ज़रूरत पड़ती है तो आप लगा सकते हैं। बाकी आपको रैम की 16 GB से ज़्यादा तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको उससे ज़्यादा तक की रैम नहीं लगानी चाहिए। और रैम भी कई तरीके की आती है, ड्यूअल चैनल आती है, सिंगल चैनल आती है। उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।